देखिए सारी आपका चल रहा था भाई, सेक्शन 5 पढ़ाया गया था, उसको लिख लीजिए। तो अब आपका 6 शुरू किया जाए, इसको समझा दिया गया था ना धारा 5 को। देखिए कई बार ये बिहार में आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। लिखिए ये भूमिका बन रही थी कि नहीं कि धारा 5 और 6 ये अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति, ये सेक्शन भी बने हैं। धारा 5 लिखे भाई, मैंने ये लिखवा दिया गया था ना कि 5 और 6 इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के रिकवरी के बारे में। लिखिए धारा 5 और ये मेंस में भी बनता है भाई लगातार, इसको सतर्क रहना है। लिखिए धारा 5 लिखिए, हेडिंग डालिए विनिर्दिष्ट। विनिर्दिष्ट मतलब कल बताया गया था पहचान योग्य। लिखिए हेडिंग विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति का प्रत्याधुरण प्रत्युधरण। विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति का प्रत्युधरण, हिंदी में आसान भाषा में लिख लीजिएगा। विनिर्दिष्ट मतलब विशिष्ट, विनिर्दिष्ट मतलब विशिष्ट, विशिष्ट मतलब लिख लीजिए पहचान योग्य। कई बार ये फ्री में पूछा है, पहचान योग्य। अस्थावर संपत्ति मतलब अचल संपत्ति, और प्रत्युधरण मतलब वापसी, वापसी मतलब रिकवरी, रिकवरी का मतलब कि पुनः प्राप्ति। ना तो लिख लीजिएगा पुनः प्राप्ति, या इसको कहते हैं रिकवरी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति जिसका अचल संपत्ति पर कब्जा था, दूसरे व्यक्ति ने कब्जा छीन लिया है और वह अचल संपत्ति पहचान योग्य है, यानी कि नाप नक्शा आपका नंबर सब है, तो वह कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए वाद ला सकता है। लिखिए इसमें आगे, जो व्यक्ति जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति जो व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार है, किसी विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति का हकदार है, सीपीसी द्वारा उपबंधित प्रकार से, सीपीसी द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रत्युद्धरण कर सकेगा, माने कब्जा वापस ले सकेगा, उसका प्रत्युद्धरण कर सकेगा अर्थात कब्जा वापस ले सकेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तो बैरक की भाषा रहे। लिखिए इस धारा के तहत कब्जे की पुनः प्राप्ति, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। इस धारा के तहत कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए वाद स्वामित्व, ये भी सतर्क रहना है, किस आधार पर? स्वामित्व यानी कि ओनरशिप, यानी कि टाइटल कहा जाता है। स्वामित्व या ओनरशिप
या आपका टाइटल या हक एक ही है सब, चाहे स्वामित्व कहिए या ओनरशिप या टाइटल या हक, स्वामित्व के आधार पर लाया जाता है, स्वामित्व के आधार पर लाया जाता है। इसके लिए परिसीमा काल 12 वर्ष है, यानी कितने दिनों के अंदर वे कब्जा करने के ला सकता है, 12 साल। इसके लिए परिसीमा काल 12 वर्ष है। यह एक लंबा वाद चलता है, यानी कि समय लगता है इसमें। यह एक लंबा वाद चलता है। सीपीसी की धारा 9 के तहत इसके लिए सिविल वाद लाया जाता है। सीपीसी की धारा 9 के तहत सेक्शन 9 के तहत इसके लिए सिविल वाद लाया जाता है। लिखिए इसी में सीपीसी की धारा 16 सीपीसी की धारा 16 उस स्थान का निर्धारण करती है, प्लेस का, उस स्थान का निर्धारण करती है जिस स्थान के न्यायालय में ऐसा वाद लाया जा सकता है, जिस स्थान के न्यायालय में ऐसा वाद लाया जा सकता है। अगला लिखिए सीपीसी के आदेश 20 नियम 12 के तहत, ये यूपीजे में प्री में आ चुका है पिछली बार। सीपीसी के आदेश 20 नियम 12 के तहत कब्जे की पुनः प्राप्ति की डिक्री का प्रावधान किया गया है। कब्जे की पुनः प्राप्ति के बारे में डिक्री का प्रावधान किया गया है। माने रिकवरी के बारे में डिक्री पारित की जाएगी तो क्या लिखा जाएगा। लिखिए अभी एक लाइन और है इसमें, कब्जे की पुनः प्राप्ति की डिक्री के निष्पादन, कब्जे की पुनः प्राप्ति की डिक्री का निष्पादन की प्रक्रिया आदेश 21 के नियम यानी कि ऑर्डर 21 के नियम 35 तथा 36 में दी गई है। आदेश 21 का नियम 35 एवं 36 दो नियम है, माने कब्जा 36 में दी गई है। एक लाइन और लिखिए अभी, यदि कब्जे की डिक्री के निष्पादन का, यदि कब्जे की डिक्री के निष्पादन का कोई व्यक्ति प्रतिरोध करता है यानी कि विरोध करता है, यदि कोई व्यक्ति प्रतिरोध करता है तब वह
सीपीसी के सेक्शन 74 के तहत, बैठिए भाई बैठिए, तब वह सीपीसी के सेक्शन 74 के तहत दंड का भागी होगा, दंड का भागी होगा। केस लिखिए, लक्ष्मण बनाम शंभु नारायण। केस लिख लीजिए, लक्ष्मण वर्सेज शंभु नारायण। लक्ष्मण बनाम शंभु नारायण के वाद में यह निर्णय दिया गया कि इस धारा के तहत कब्जे की पुनः प्राप्ति की मांग, इस धारा के तहत कब्जे की पुनः प्राप्ति की मांग स्वामित्व के आधार पर की जाती है। यानी कि मैं स्वामी हूँ, इस जमीन का कब्जा मुझे क्या दिया जाए, दिलवाया जाए। स्वामित्व के आधार पर की जाती है कब्जे की पुनः प्राप्ति की मांग, ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर की जाती है। इस प्रकार आपका सेक्शन 5 समाप्त हुआ। अब लिखिए धारा 6। अब पहले धारा 6 समझिए भाई, तब आपका लिखवाया जाएगा। देखिए जहाँ तक धारा 5 आपका, फिर लास्ट में अंतर हम बताएंगे, लेकिन अभी आपका पहले समझना है धारा 6 और तब आपका लिखवाया जाएगा। देखिए एक छोटी छोटी बातों पर गौर इसको करिए। धारा 6 आपका बिहार में पिछली बार पूछा गया था, लगातार इससे भी क्वेश्चन समय इत्यादि पूछा जाता है, और तब आपका सेक्शन 5 और 6 में डिफरेंस क्या है लास्ट में बताया जाएगा। देखिए धारा 6 के तहत भी कब्जे की पुनः प्राप्ति की मांग की जाती है, लेकिन स्वामित्व के आधार पर नहीं बल्कि कब्जेधारी होने के आधार पर, यानी कि व्यक्ति इस आधार पर वो कब्जा मांगता है कि वह पहले कब्जा रखता था और गलत तरीके से उसे अचल संपत्ति से बेकब्जा कर दिया गया है, अतः पुनः उसे कब्जा दिलवाया जाए। तो धारा 6 के तहत जो कब्जे की पुनः मांग की जाती हैं वह आपका स्वामित्व के आधार पर नहीं, किस आधार पर, कब्जाधारी होने के आधार पर। और सबसे अच्छा उदाहरण आप किराएदार का समझिए और मकान मालिक का। बैठिए भाई, देखिए आपका सबसे अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए बेंच भाई। सबसे अच्छा उदाहरण मकान मालिक और किराएदार का बताया जाए तब सेक्शन शुरू किया जाए। देखिए मकान मालिक स्वामी है और किराएदार आपका केवल कब्जाधारी। अगर मकान मालिक ने अवैध रूप से किराएदार को अपने मकान से निकाल दिया तो किराएदार सेक्शन 6 का सहारा लेकर कब्जे की पुनः प्राप्ति की मांग कर सकता है। वह स्वामी नहीं है लेकिन कब्जाधारी जरूर था। अगर स्वामी मांग करे तब तो सेक्शन 5 और कब्जे के आधार पर कब्जे की मांग की जाए कि हम वैध कब्जाधारी थे, हमें अवैध रूप से और मेरी सम्मति के बिना बेकब्जा कर दिया गया है, अतः मुझे पुनः इस मकान पर, इस ज़मीन पर, इस अचल संपत्ति पर कब्जा दिलवाया जाए। अगर ऐसी मांग की जाती है तो कौन सा सेक्शन सारे का अप्लाई होगा, 6। अब आपका सबसे अच्छा उदाहरण आपका किराएदार का आप देख सकते हैं कब्जे के आधार पर। अब बेरक देखिए तब और समझा जाए भाई।
देखिए धारा 6 आपका पहले बेयर एक्ट पूरा पढ़ा दिया जाए और उसी को तोड़ लिया जाए, तब आपका उसकी व्याख्या की जाए। देखिए बेयर एक्ट में जो बातें हैं उसी को मैं अलग अलग कर रहा हूं और उसी को आपका समझाना भी है, और बिहार और इत्यादि राज्यों में कैसे क्वेश्चन बनता है, सतर्क यहाँ रहना है। देखिए बेयर एक्ट, अचल संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। तो सेक्शन 5 में और 6 में आपको हेडिंग में क्या अंतर दिखाई देता है? हेडिंग में ये अंतर दिखाई देता है कि सेक्शन 5 स्पेसिफिक या विनिर्दिष्ट या पहचान योग्य अचल संपत्ति के कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रावधान करता है, जबकि सेक्शन 6 आपका सभी अचल संपत्तियों के कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रावधान करता है, चाहे वह विनिर्दिष्ट हो या न हो। पहला अंतर हेडिंग से ही मैं निकाल दिया और यही पॉइंट आपको ही पकड़ना है। दूसरा देखिए, अब पहला खंड देखिए क्या कह रहा है। यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना अस्थावर संपत्ति से विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी अचल संपत्ति पर किसी व्यक्ति का आपका आधिपत्य था आधिपत्य यानी कि कब्जा या पोजेशन क्या था। दूसरी बात यह आई कि उस व्यक्ति का जो कब्जा था वह क्या था? वैलिड था, यानी कि वैध था। तीसरी बात इसमें ये मिलती है कि ऐसा कब्जा किस संपत्ति से संबंधित था? अचल संपत्ति से। चौथी बात इसमें ये मिली कि उसे आपका बेकब्जा किया गया, यानी कि उसे कब्जे से क्या निकाला गया है? बाहर। आपका पांचवी बात ये मिली कि कब्जा से जब उसे बाहर निकाला गया है तो उसकी सम्मति के बिना, सम्मति से कि सम्मति के बिना निकाला गया है, सम्मति के बिना। फिर आपका आ गया कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से निकाला गया है कि विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से भिन्न प्रक्रिया से निकाला गया है। तो कैसे निकाला गया है? कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से कि बिना जो, या उस प्रक्रिया से जो कानून द्वारा निर्धारित नहीं है, यानी कि अवैध तरीके से। तो कैसे उसे बेकब्जा किया गया है? अवैध, यानी कि कानून द्वारा जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया, तो बताया जाएगा। फिर एक बार देखिए बेयर एक्ट, आपका इतने ही शब्दों में इतनी बातें निकली। फिर एक बार देखिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्मति के बिना, यानी कि उसकी रजामंदी के बिना अचल संपत्ति से लिख दिया गया विधि के सम्यक अनुक्रम से अन्यथा, यानी कि कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना अन्यथा बेकब्जा कर दिया जाए, यानी कि उसका कब्जा उसको कब्जा से क्या किया जाए? हटा दिया जाए। तो वह अथवा कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा है अथवा उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक के होते हुए भी जो ऐसे वाद में खड़ा किया जा सके, उसका कब्जा वाद द्वारा प्रत्युद्धृत कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसा व्यक्ति के बेकब्जा किया गया है, कब्जे के प्रत्युद्धरण या रिकवरी या कब्जे की क्या पुनः प्राप्ति के लिए क्या ला सकेगा? वाद। अब ये वाद कौन लाएगा? इसमें आपका धारा 6 में आपका 2018 में संशोधन भी किया गया। पूछ सकता है भाई पीटी में भी कि धारा
इशारे में 2018 में व्यापक संशोधन किया गया है जो आपको पढ़ना भी है। तो पहली धारा मिली 6, जहाँ की 2018 में अमेंडमेंट किया गया है। तो फिर एक बार देखिए, ऐसा कब्जे की पुनः प्राप्ति की मांग है वाद कौन ला सकता है? तो 3 व्यक्तियों को कानून यानी कि बेयर एक्ट प्राधिकृत करता है। वह कौन कौन से व्यक्ति हैं? पहला, जिसे बेकब्जा किया गया है। क्या किया गया है? बेकब्जा किया गया है, यानी कि जिसे कब्जे से क्या निकाला गया? बाहर। दूसरा, उसके हित प्रतिनिधि यानी कि उत्तराधिकारी। और एक और बात जोड़ी गई है कि कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए वह व्यक्ति भी वाद ला सकता है जिसके माध्यम से ऐसा व्यक्ति कब्जा रखता था। जैसे कि किराएदार और उप किराएदार। आप कह सकते हैं कि उप किराएदार के माध्यम से नहीं, किराएदार के माध्यम से उप किराएदार कब्जा रखता था, उप किराएदार को हटा दिया गया। तो क्या किराएदार कब्जे के लिए वाद ला सकता है कि नहीं ला सकता है? क्योंकि उप किराएदार किसके माध्यम से कब्जा रखता था? किराएदार के। मैंने ये आपको समझाया जा रहा है भाई, बेयर एक्ट की भाषा थोड़ा क्लिष्ट है। देखिए खंड 2 पहले पूरा बता दिया जाए तब आपका समझाया जाए भाई। खंड 2 में क्या विशेषता है? इस धारा के अधीन कोई वाद बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के अवसान यानी कि समाप्ति के पश्चात नहीं लाया जाएगा। इसका मतलब, बैठिए भाई थोड़ा पीछे कर लीजिए बेंच। इसका मतलब ये हुआ, ये बिहार में पिछली बार पूछा गया है कि धारा 6 के तहत कितने दिनों के अंदर वाद लाना चाहिए? तो 6 माह। ये 6 माह के बाद नहीं। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि किसके विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता इस धारा के तहत? तो सरकार, यानी कि अगर सरकार ने ही आपको बेकब्जा कर दिया है तो आप सेक्शन 6 का सहारा लेकर सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं ला सकते। तो सरकार के विरुद्ध मुकदमा लाना है तो सदैव धारा 5 अप्लाई होगी, आपका 6 नहीं। यानी कि 6 सरकार के विरुद्ध मुकदमा लाने पर क्या लगाती है? रोक। यही आपका बिहार में 6 माह वाला जो नियम है कई बार पूछा गया है भाई, गलत न हो, आपका कई बार आया है। अगला देखिए खंड 3, पहले पूरा खंड हो जाए तब समझाया जाए। इस धारा के अधीन दायर किसी भी वाद में पारित किसी भी आदेश या डिक्री से न तो कोई अपील होगी और न ही कोई पुनर्विलोकन होगा। यानी कि धारा 6 के तहत जो आदेश दिया जाएगा या डिक्री पारित की जाएगी उसकी अपील नहीं होगी। और क्या नहीं होगा? रिव्यू यानी कि पुनर्विलोकन भी नहीं होगा। तो ये भी बिहार पूछा जा चुका है कि क्या हो सकता है? दिया है अपील, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो एक बचा है, भले आप न पकड़ पा रहे हो। अपील नहीं होगी, रिव्यू नहीं होगा, लेकिन एक पर रोक नहीं है। कौन सा? रिवीजन या निगरानी या पुनरीक्षण। अभी हम तीनों बताएंगे। पहले बेयर एक्ट देखिए, कहाँ से आपको क्वेश्चन अटैक करना है पकड़ते समय वो बताया जा रहा है। और बेयर एक्ट लगभग आधी बातें बता दी गई। आपका चौथा खंड देखिए, इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए वाद लाने से और उसके कब्जे का प्रत्युद्धरण करने से वर्जित नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पहले ही मैं बताया कि धारा 6 के तहत
कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए जो वाद दायर किया जाता है वह कब्जा धारी के आधार पर किया जाता है, न कि स्वामी के आधार पर। अतः क्या कोई व्यक्ति कब्जेधारी के आधार पर अगर वह माने विफल मार जाता है, असफल हो जाता है, तो क्या स्वामित्व के आधार पर यह धारा आपका मुकदमा करने से रोकेगी कि नहीं? नहीं रोकेगी। यानी कि स्वामित्व के आधार पर आप क्या कर सकते हैं? कब्जे की मांग पुनः कर सकते हैं। यानी कि एक बार आपने मांग किया कि भाई हम कब्जाधारी हैं, कब्जा दिलवाया जाए, और आपका कब्जा न्यायालय ने मुकदमा खारिज कर दिया, तो चौथा खंड बस ये कहता है कि इस धारा की कोई बात हक या टाइटल या स्वामित्व के आधार पर किसी व्यक्ति को वाद दायर करने से रोकेगी कि नहीं? नहीं रोकेगी। यानी कि आप स्वामित्व के आधार पर क्या कर सकते हैं? पुनः मुकदमा दायर कर सकते हैं। लेकिन अब स्वामित्व के आधार पर करते हैं तो कितना समय 5 में मिलेगा? नहीं, धारा 5 में भाई फिर कितना लिखवाया गया? और कब्जे के आधार पर 6 माह। अब इन्हीं सभी बातों को आपको एक मने कह सकते हैं कि बोर्ड पर लिखा भी गया है। सभी बातें थोड़ा भाई लंबी धारा है ये, और इन बातों को आपको एक एक करके समझना है। देखिए भाई एक एक करके कैसे समझा जाता है। पहला ये आया कि धारा, यही आवश्यक तत्व हो गए, इसी को हम लिखवाते समय बस एसेंशियल एलिमेंट में बांट के लिख देना है। लेकिन इसको आपका 3-3, 4-4 लाइन मेंस में क्या करना पड़ेगा? 5 तो भाई 5 लाइन में समाप्त हो जाएगी, लेकिन आपका 1.5-2 पेज लिखना है तो धारा 6 को ही थोड़ा विस्तृत करना पड़ेगा। देखिए आपका धारा 6 कब्जे के आधार पर या कब्जाधारी होने के आधार पर कब्जे की रिकवरी के लिए वाद लाने का प्रावधान करती है, जिसके आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। पहला आवश्यक तत्व ये है कि किसी अचल संपत्ति पर किसी व्यक्ति का आधिपत्य था, यानी कि कब्जा था। यानी कि पहले से ही किसी व्यक्ति का आपका अचल संपत्ति पर कब्जा था, और उस व्यक्ति का जो कब्जा था वह अवैध नहीं था, बल्कि क्या था? वैध। यानी कि कानूनन वह कब्जा क्या था? सही। फिर आपका और ऐसा कब्जा किस संपत्ति पर उसका था? इमूवेबल प्रॉपर्टी या अस्थावर संपत्ति या अचल संपत्ति। किस संपत्ति पर था? अचल, चल नहीं। ऐसे व्यक्ति को आपका क्या किया गया भाई? ऐसे व्यक्ति को उसके कब्जे से बाहर कर दिया गया, यानी कि उसे बेकब्जा कर दिया गया, यानी कि अचल संपत्ति से उसका कब्जा छीन लिया गया, ये कह सकते हैं। ऐसा जो कब्जा से उसे बाहर किया गया, उसकी सम्मत से किया गया कि सम्मत के बिना, तो यहाँ भी कंसेंट बहुत महत्वपूर्ण हो जाता।
तो आखिर आपका फिर वही कहानी दोहराई गई। फिर एक बार देखिए, धारा 5 और 7 में थोड़ा कोरिलेशन भी करते रहिए। जो व्यक्ति अचल संपत्ति के कब्जे का हकदार है, किस संपत्ति का? अचल, वह सीपीसी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार वाद दायर करके कब्जे की पुनः मांग कर सकता है। ये शब्द की धारा में हमने बताया था 5। और यही बात आपका चल संपत्ति में कौन सी धारा कहती है? सभी समान है शब्द, देखिए शब्दों में अंतर नहीं है, बस एक लाइन अंतर है कि उसमें अचल था तो इसमें क्या है? चल। तो देखिए भाई, चल संपत्ति, विनिर्दिष्ट चल संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति कब्जे की पुनः प्राप्ति हेतु सीपीसी में दी गई प्रक्रिया के अनुसार वाद ला सकेगा और कब्जे की पुनः प्राप्ति की मांग कर सकेगा। तो तुरंत आपको जाना है कि सीपीसी में कब चल संपत्ति हैं और कब्जे की पुनः प्राप्ति करना चाहते हैं तो मुकदमा दायर करवाइए। तो आपका 2 धारा कवर करना है, एक धारा 16 और दूसरा धारा 19 कवर करना है। यानी कि सीपीसी की कौन कौन सी धारा कवर की जाएगी? आपका 16 में हल्का सा है, लेकिन शुद्ध रूप से कौन धारा? 19। ध्यान समझिए भाई, 16 का खंड देखिए तो एफ है क्या? एक बार देखिए बैरेक तो चल संपत्ति की कुर्की की पुनः प्राप्ति, एक बार देख लीजिए, ये पूछा था अलग से। हाँ देखिए भाई, आपका धारा 16 पूरा नहीं पढ़ना है, यही सब टेक्निकल क्वेश्चन है, अभी पढ़ाना भी 1-2 दिन में सीपीसी में आ भी जाएगी ये धाराएं। धारा 16 का क्लाज पहले हम एफ बताते हैं और तब आपका शुद्ध रूप से सीपीसी की कौन सी धारा? 19। देखिए आपका दोनों लिखिएगा, लिखते आएगा। सीपीसी की धारा 16 का क्लाज एफ देखिए, ये बताता है कि अगर किसी व्यक्ति की चल संपत्ति है और वह चल संपत्ति अटैच या कुर्क या जब्त कर ली गई है तो वह उस चल संपत्ति की वापसी के लिए वाद दायर कर सकता है, आवेदन दे सकता है कि इस संपत्ति को कुर्की से मुक्त किया जाए, जब्ती से मुक्त किया जाए, छोड़ा जाए, रिलीज किया जाए और हमें इस चल संपत्ति, अचल नहीं कौन, चल संपत्ति का कब्जा पुनः दिया जाए। तो कौन सी धारा के तहत प्रावधान है? तो धारा 16 का क्लाज भी याद रखना है, कौन? एफ। और अन्य संपत्ति चल संपत्ति जो कुर्की के अधीन नहीं है, यानी कि बेकब्जा किया गया व्यक्ति सीपीसी की धारा 19 के तहत आपका कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए वाद ला सकता है। यानी कि अगर कुर्क की गई संपत्ति है तो धारा 16 का कौन सा खंड? एफ। और अन्य सभी मामलों में कौन सी धारा लागू होगी चल संपत्ति में? तो सीपीसी की कौन सी धारा? 19। चल संपत्ति के कब्जे का क्या करिए? पुनः प्राप्ति। अगला देखिए भाई, आपका धारा 7 का स्पष्टीकरण। न्यासी ऐसी चल संपत्ति के कब्जे के लिए इस धारा के अधीन वाद ला सकेगा जिसमें के फायदाप्रद हित का वह व्यक्ति हकदार हो जिसके लिए वह न्यासी है। आगे देखिए भाई, आपका मान लीजिए चल संपत्ति न्यासी का, अब आ जाइए। देखिए आपका पहले तो ट्रस्ट समझिए होता क्या है। तो मान लीजिए ए के पास ये मकान था और इस मकान तो भाई अचल हो जाएगा, ये तो आपका 12 में 5-6 में चला जाएगा। कोई दूसरा उदाहरण देखा जाए भाई,
बस ही देखा जाए, क्या करना है। ए के पास एक बस थी, इस बस का इसने क्या बनाया, न्यास। और ये कहा कि इस बस से जो बच्चे होंगे वह स्कूल आएंगे और जाएंगे। सही है, भी न्यास सही है भाई, बच्चों के हित के लिए बनाया जाए और बच्चे इस बस से क्या करेंगे, आएंगे और जाएंगे स्कूल। अब देखिए आपका, तो जो बच्चे हैं ये बेनिफिशरी या हिताधिकारी कहलाएंगे। और ए अगर न्यास सृजित किया है और खुद ही क्या बन सकता है, न्यासी, या दूसरे को बना दे, लेकिन खुद ही बना दिया जाए। ए खुद ही न्यासी बन गया और बच्चे क्या हो गए, हिताधिकारी, जिनके लाभ के लिए क्या बना है, न्यास। तो स्पष्टीकरण 1 ये बताता है कि अगर इस बस पर कब्जा किसी अन्य व्यक्ति सी ने कर लिया तो ऐसी दशा में क्या न्यासी कब इस बस पर कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए वाद ला सकता है कि नहीं, ला सकता है। न्यासी ला सकता है कि नहीं, ला सकता है। और ये किस स्पष्टीकरण में बताया गया है, 1, यानी कि न्यासी उस चल संपत्ति, अचल के लिए तो बना ही है 5-6, न्यासी उस चल संपत्ति के लिए कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए वाद ला सकता है जिसका वह न्यासी है, कोई रोक टोक नहीं है। और इसके लिए बहुत विस्तृत आपका प्रावधान न्यास अधिनियम 1882 में जो आगे पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एक एक आपका माइनर और लोकल पहले पीरियड में ही अब लगाया गया है। ये क्रम कभी टूटे ना, यानी कि ये पहले पीरियड में जब तक कि पूरा माइनर और लोकल एक बार ख़त्म ना हो जाए तब तक ये चलाया जाएगा। क्योंकि भाई यूपी जे में काफ़ी मायने, ये सब बिहार जे में भी। देखिए बिहार में इस बार लोग माइनर से ही कुछ लोग मात खा गए, मेजर तो सब कर ले गए, माइनर में ही उलझाऊ क्वेश्चन आया था और वहीं मात खाए हैं कुछ लोग। तो भाई अगली बार के लिए मेरिट हाई जा रही है हमेशा, देखिए। और मेरिट में आने के लिए आपका कुछ न कुछ और थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, नए लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देखिए आगे भाई स्पष्टीकरण 2 देखिए, जंगम संपत्ति पर वर्तमान कब्जे का कोई विशेष अस्थायी अधिकार इस धारा के अधीन वाद के समर्थन के लिए पर्याप्त है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अचल संपत्ति पर कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए मुकदमा लाता है, और भाई फिर गलत हो गया, अचल नहीं चल, हमेशा अचल ही आ रहा है। चल संपत्ति पर कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए मुकदमा लाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि उस चल संपत्ति पर उसका अस्थायी कब्जा हो। अगर कुछ समय के लिए वह कब्जाधारी था और बेकब्जा कर दिया गया तब भी वह वाद ला सकता है। तो एक उदाहरण थोड़ा स्पष्ट रूप से देखिए। सबसे अच्छा उदाहरण आपका कह सकते हैं कि मालिक और सेवक का देखा जाए। ये मालिक थे और मालिक ने एक प्लेट दिया, किसको दिया, सेवक को, और कहा कि रखे रहो, ठीक, प्लेट ही चल संपत्ति सही रहेगा। सेवक की अनुमति के बिना या सेवक से अवैध रूप से उस प्लेट का कब्जा एक व्यक्ति सी ने ले लिया। तो अब बताइए, सेवक का जो प्लेट पर कब्जा था अस्थाई था कि अस्थाई? अस्थाई। तो क्या सेवक कब्जे की पुनः प्राप्ति के लिए प्लेट की सी के विरुद्ध मुकदमा ला सकता है कि नहीं? ला सकता है। ये कौन सा स्पष्टीकरण बताता है? 2। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हमेशा के लिए वह कब्जाधारी हो, कुछ समय के लिए भी है और चल संपत्ति से बेकब्जा किया है गया है तो वाद ला सकता है। इस प्रकार सेक्शन 7 भी समाप्त हो गई। तो भाई रेस्ट ले लीजिए तो सीपीसी चला जा 15 मिनट बाद, क्योंकि आपका 10 मिनट एक्स्ट्रा चला गया। अब क्या किया जाए, ये चल संपत्ति भी रेस्ट ले लीजिए, 5-10 मिनट इधर उधर शेड्यूल में होता रहता है भाई। अब